साल है 2024। जगह लुधियाना, पंजाब। ये शहर अपने मेहनती लोगों और बिजनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। 42 साल के एसपी ओसवाल, जो एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ एक चालाक घोटाला हुआ। कितने का? $8,30,000। ओसवाल, जो बिजनेस की दुनिया की चालें अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो खुद शिकार बनेंगे। ये कोई मामूली जेबकतरी या फोन पर धोखा देने वाला मामला नहीं था। ये एक सोची समझी चाल थी, जिसका मकसद था भारतीय कानून व्यवस्था पर उनके भरोसे को तोड़ना। घोटालेबाजों ने बहुत मेहनत की। उन्होंने एक ऐसा दिखावा रचा जो इतना असली लगा कि कोई भी चकरा जाए। वो जानते थे कि दिखावे में कितनी ताकत होती है, और उन्होंने इसका इस्तेमाल करके ओसवाल को बेवकूफ बनाया। ये सिर्फ एक आदमी के साथ अन्याय नहीं था, बल्कि खुद न्याय व्यवस्था पर हमला था। इस साजिश का सबसे बड़ा हथियार था एक नकली कोर्ट रूम। यह बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जैसा दिखता था। घोटालेबाजों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक नाटक रचा, जिसमें बड़े बड़े कानूनी अधिकारियों का रोल एक्टर्स ने निभाया। ओसवाल, जो एक प्रॉपर्टी के केस में फंसे हुए थे, उन्हें एक मैसेज मिला कि सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई है। उन्हें क्या पता था कि वो एक जाल में फंस रहे हैं। वो तय दिन पर लॉग इन हुए अपनी बात रखने के लिए, और उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनकर एक आदमी बैठा था। सब कुछ इतना असली लग रहा था। बैकग्राउंड, कपड़े, लोगों का बर्ताव, हर चीज को बहुत ध्यान से प्लान किया गया था, ताकि ओसवाल डर जाएं और उनकी बात माने। ये न्याय का नाटक इतना असली था कि ओसवाल, जो कानून का पालन करने वाले इंसान थे, उन्होंने हर बात मानी। कहते हैं ना, सच सामने आ ही जाता है। जैसे जैसे इस वर्चुअल सुनवाई की खबर फैली, कुछ बातें गड़बड़ लगी। ओसवाल को शक हुआ तो उन्होंने वकीलों से बात की, और उन्हें सच पता चला। वो एक बहुत बड़े झूठ का शिकार हुए थे। उन्होंने फौरन लुधियाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स को बुलाया गया ताकि पता लगाया जा सके कि ये काम किसने किया। जांच करने पर पता चला कि 2 लोग इसके पीछे थे, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों बहुत चालाक थे और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने इंटरनेट की आड़ में अपना काम किया। वो जानते थे कि लोग सुप्रीम कोर्ट से डरते हैं, और उन्होंने इसका फायदा उठाया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। ये अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, जो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कानून व्यवस्था को ही चुनौती दे रहा था। इस केस ने एक डरावनी सच्चाई दिखाई। डिजिटल जमाने में लोग कितने असुरक्षित हैं। जैसे जैसे हम बातचीत और जानकारी के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम उन लोगों का शिकार भी बनते जा रहे हैं जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये घटना एक सबक है कि इंटरनेट जहां तरक्की का जरिया है, वहीं धोखे और फ्रॉड के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इससे हमें पता चलता है कि हमें सावधान रहना होगा, और साइबर क्राइम से लड़ने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। ओसवाल का केस हम सबके लिए एक चेतावनी है। हमें ऑनलाइन सावधान रहना होगा। किसी भी अनजान मैसेज या कॉल पर भरोसा न करें, खास तौर पर अगर वो सरकारी अफसर या वकील होने का दावा करे। हमेशा पहले पता करें कि सामने वाला असली है या नहीं। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो अपने दिल की सुने और किसी भरोसेमंद से सलाह लें। याद रखें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। साइबर क्राइम से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता। हमें नए नए घोटालों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी बताना चाहिए। इस तरह हम एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बना सकते हैं। ओसवाल के केस ने जहां डिजिटल दुनिया की कमजोरियां दिखाईं, वहीं ये भी दिखाया कि पुलिस और कानून कितने मजबूत हैं। लुधियाना पुलिस ने बहुत जल्दी एक्शन लिया, साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स की मदद ली और अपराधियों को पकड़ा। इससे एक साफ मैसेज गया, देर से ही सही, न्याय जरूर मिलेगा। इस केस ने यह भी दिखाया कि साइबर क्राइम से लड़ने के लिए हमें और सख्त कानून और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की जरूरत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, वैसे वैसे हमें भी अपने कानून और उनको लागू करने के तरीके बदलने होंगे। ओसवाल का केस हमें याद दिलाता है कि आज के जमाने में जुर्म की दुनिया बदल गई है। अब लड़ाई बंदूकों से नहीं, बल्कि कीबोर्ड और कोड से लड़ी जाती है, और ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमें सबको मिलकर लड़नी होगी।